हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। सो आई थॉट कि मैं कुछ रिवीजन पर्पस का ले आऊँ। सो दिस इज़ अ कैप्सूल रिवीजन कैप्सूल दैट इज़ अवेलेबल ऑन दी ICAI वेबसाइट। FR के लिए है। तो मैं कुछ इंडेक्स रिवाइज कर रही थी। सो आई थॉट कि उसको मैं रिकॉर्ड कर दूँ सो दैट किसी के में भी यूज़ में आ जाए। सो येस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग इंडेक्स 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जिस सीक्वेंस में है ना, इसी से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कैप्सूल है फॉर क्विक रिवीजन। इंडेक्स 2, तो आपका AS2 भी इन्वेंट्री के बारे में बात करता है और इंडेक्स 2 भी इन्वेंट्री के बारे में बात करता है। अब पहले तो इन्होंने नॉन एप्लीकेबिलिटी बता रखी है। सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी आपका इंडेक्स 32(1)(109) है। सिमिलरली बायोलॉजिकल एसेट्स पे भी अप्लाई नहीं होता और इंडेक्स 41 है इसके लिए। ये जो अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्रीज पे अप्लाई होता है। अब इन्वेंट्रीज जैसे कि आपको पता है कि ये मेजर होती है एट लोअर ऑफ NRV या फिर कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें ऐसे होता है कि इसको हम मेजर करते हैं एट NRV इन अकॉर्डेंस विद वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस इन दोज इंडस्ट्रीज हेल्ड बाय प्रोड्यूसर्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट मिनरल्स एंड मिनरल प्रोडक्ट्स। सो दिस इज नॉट दैट रिलेवेंट। इसको हम बेसिकली जो मेजर करते हैं वो करते हैं हम कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब जो डेफिनेशन है इन्वेंट्रीज होता क्या है, यहाँ से हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट होता है। तो इन्वेंट्रीज होते हैं वो असेट्स जो कि सेल दैट आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि जो जिन गुड्स को हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं बेचने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। जैसे कि सपोज कोई कन्फेक्शनरी की शॉप है तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स का एक स्टॉक है, तो दैट इज़ द इन्वेंट्री फॉर दैट पर्सन बिकॉज वो उसको सेल कर रहा है अपने योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, अब इसमें जो भी गुड्स परचेज हैं एंड दैट आर हेल्ड फॉर सेल, रीसेल सब आती है ना इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। तो इसमें आता है आपका फिनिश गुड्स प्रोड्यूस या फिर जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है या फिर जो भी मटेरियल है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो स्टॉक है उसी को ही आप इन्वेंट्री बोलोगे, मतलब जो आपको सिर्फ बेचना है उसी को इन्वेंट्री बोलोगे। अगर कोई चीज़ आपको प्रोसेस में यूज़ करनी है प्रोडक्शन की, तो उसको भी आप इन्वेंट्री बोल दोगे। जैसे कि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, राइट राइट, तो वो जो है वो भी आपका इन्वेंट्री होगा। फिर उसके बाद में अगर वो मटेरियल आपको हेल्प कर रहा है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर रेंडरिंग प्रोसेस, तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो उसको भी आप जो है वो इन्वेंट्री बोल सकते हो। तो जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, दैट इज हेल्पिंग यू ना इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो भी आपका जो है वो इन्वेंट्री हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको भी आप इन्वेंट्री की डेफिनेशन में ले लोगे, और इसका एग्जाम्पल हो गया रॉ मटेरियल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं वो इंडेक्स 16 के डेफिनेशन में आते हैं, वो यहाँ पर नहीं आते हैं। ठीक है, now cost incurred to fulfill a contract with a customer that do not give rise to inventories are accounted for in accordance with इंडेक्स 115। तो इंडेक्स 115 बात करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। तो जो भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, लेकिन उसकी वजह से अगर इन्वेंट्री नहीं बन रही है, तो उसका इस वाले इंडेक्स से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम मेजर करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। ठीक है, तो अब इसमें भी कॉस्ट ऑफ परचेज ना, दिस कम्स इन क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ परचेजेस में आपका क्या क्या आता है। तो इसमें आता है आपका परचेज प्राइस, देन योर इम्पोर्ट ड्यूटी, देन योर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हैंडलिंग अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ट्रेड डिस्काउंट्स, रीबेट्स, ये सब भी आपको डिडक्ट करना होता है कॉस्ट ऑफ परचेज में। तो इसमें जो कीवर्ड है वो बेसिकली ये है कि जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन, उसको हम बोलते हैं कि वो जो कॉस्ट का पार्ट है वो बनेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो भी आपको मतलब हेल्प कर रही है इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए, वो सारी की सारी कॉस्ट को आप कंसीडर करोगे। एंड ये जो ट्रेड डिस्काउंट्स या रीबेट्स हैं सेलिंग के टाइम पे, परचेजेस के कॉस्ट ऑफ परचेज को ये डिटरमाइन करते हैं, तो उसको भी हम डिडक्ट करेंगे। लेकिन जो कैश डिस्काउंट्स होंगे वो हम डिडक्ट नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज में से। ठीक है, फिर इसी तरह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होती है वो भी आपकी बनेगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो उसमें आपका आएगा डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। तो इसमें आपका ओवरहेड्स जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक तो होता है आपका फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, एक दूसरा होता है आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड।
तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या है कि अगर जो आपका व्हाट इज दिस APNNC, ओके यहाँ लिखा है इन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन एंड नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। तो अब इसमें भी हाँ ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये जो क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं कि अगर जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ही है, उतना ही है जितना एक्चुअल प्रोडक्शन है उतनी ही नॉर्मल कैपेसिटी है, तो जो भी एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड होगा वो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, नॉर्मल कैपेसिटी ज़्यादा है, अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि नॉर्मल कैपेसिटी जितना हमेशा ही प्रोडक्शन हो, कैपेसिटी तो हम ज़्यादा लेकर ही चलते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर टाइम ही उतना प्रोडक्शन हो। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, फिक्स्ड ओवरहेड जो है ना, इसका एलोकेशन होता है। तो हम लोग कैसे करते हैं, जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन होता है इनटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड दैट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी। सो से फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉस्ट दी हुई है फिक्स्ड ओवरहेड की 1,00,000 रुपीज़ एंड आपको गिवन है कि नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स है, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10,000 दैट इज इक्वल टू ₹10, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, तो जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन होगा ना, सपोज आपकी नॉर्मल कैपेसिटी थी 1,00,000 यूनिट्स की बट आप प्रोड्यूस कर पाए ओनली 50,000 यूनिट्स, तो जो आपने अभी पर यूनिट कॉस्ट निकाला ना 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है, मैंने आई गेस 50,000 बोल दिया, रुको एक सेकेंड मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। सी इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपका 1,00,000 जो है वो आपका टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है, ठीक है। अब आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो है 10,000, सॉरी नॉर्मल कैपेसिटी आपकी 10,000 यूनिट्स की, ठीक है। और आप जो प्रोड्यूस कर पाए हो वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 यूनिट कर पाए हो, तो फिर आप कैसे एलोकेट करोगे, तो आप क्या करोगे, जो आपका टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है उससे आप नॉर्मल कैपेसिटी को डिवाइड कर दोगे, उससे आपका आ जाएगा पर यूनिट वाला, एंड देन जो पर यूनिट वाला आएगा उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में जो बच जाएगा उसको आप क्या करोगे, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ से निकाल लिया आपने, तो हमारे केस में क्या होगा, एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड 5,000 इंटू 10 तो 50,000 हो गया, ठीक है। और आपका टोटल कितना था, 1,00,000 था, टोटल 1,00,000 था, 50,000 था, तो 1,00,000 माइनस 50,000 जो आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L, ठीक है। एंड अगर जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे केस में 1,00,000 है तो फिर 1,00,000 से ज़्यादा हम नहीं उसको एलोकेट कर सकते, तो उस केस में हम वही लेंगे जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड होगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर कम है तो वहाँ पर हमें एलोकेशन करना होगा। ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या है, ये जो है ये वेरी करेगा एज अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन एज पर द यूनिट्स, हम इसको वेरी करेंगे। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, ठीक है। तो इसमें ये जो पॉइंट है ये इन्होंने दिए हुए हैं कि कौन कौन से हम जो है एक्सपेंसेस की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से एक्सक्लूड करेंगे। एबनॉर्मल कॉस्ट जो वेस्टेजेस लेबर्स वगैरह हैं उसको हम नहीं ले सकते अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, क्योंकि जो भी वेस्टेज है उसको क्यों लेंगे हम। इसी तरह से अगर हम स्टोरेज कर रहे हैं तो वो भी हम नहीं लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वो भी हम नहीं लेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ये भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो बस लाइन है इसको ध्यान रखना, जो भी कॉस्ट इनकर हुई है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो वाली जो भी कॉस्ट है उसको हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मानना है एंड उसी के अकॉर्डिंग हमको जो है वो कंसीडर करना है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें हैं ये एक्सक्लूड हो जाएंगी। फिर उसके बाद में है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। अब जैसे एक जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो उसके साथ में, जॉइंट प्रोडक्ट के साथ में कभी कभी बाय प्रोडक्ट भी आते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि उसके साथ में आपका जैसे शुगर के साथ मोलेसेस आता है आपका, राइट, तो वो एक बाय प्रोडक्ट होता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है, ठीक है, अगर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है तो हम ईच प्रोडक्ट को सेपरेट कॉस्ट उसमें लगा देते हैं। लेकिन अगर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल नहीं है तो जो एलोकेशन होता है कॉस्ट का वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल्स वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब या तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे होगा या फिर वो उस टाइम पे होगा जब प्रोडक्ट्स जो है वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होंगे। तो ये बात हो रही है जॉइंट प्रोडक्ट की, जैसे दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब अगर जो आउटकम होता है मेन प्रोडक्ट का वो बाय प्रोडक्ट के साथ होता है
और अगर बाय प्रोडक्ट इमटेरियल है तो उस बाय प्रोडक्ट को आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे मेजर कर दो, एंड ये जो वैल्यू होगी इसको आपको अपनी कॉस्ट से डिडक्ट करनी पड़ेगी। जैसे जो बाय प्रोडक्ट निकला है वो आपकी किसी यूज़ का ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट भी मटेरियल है तो फिर उसको आप कैसे ट्रीट कर दो, जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर दो, एंड अकॉर्डिंगली द काउंटिंग विल बी डन, ठीक है। फिर कॉस्ट फार्मूलाज दे रखे हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स जो होती हैं वो दो कैटेगरीज में है, इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल एंड इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। तो अगर ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आता है आपका फीफो और वेटेड एवरेज, और नॉन हिस्टोरिकल मेथड में आता है आपका रिटेल इन्वेंट्री। एंड इसको हम तब यूज़ करते हैं जब रैपिडली चेंज होते हैं हमारे आइटम्स विद द सिमिलर मार्जिन इन्वॉल्व्स, एंड जो भी कॉस्ट होती है वो डिटरमाइन होती है बाय रिड्यूसिंग द सेल्स वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री बाय द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ग्रॉस मार्जिन। और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या होता है, टेक्स इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल्स जैसे मटेरियल, सप्लाई, लेबर एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कितना बड़ा है ये, ओके बस ख़त्म होने पे ही आ गया ये। कहाँ थी मैं, यहाँ पे, ओके। और अगर इन्वेंट्री जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं होता है तो उसमें हम लगा देते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं ज्वेलरी या फिर टेलर मेड इंडस्ट्रीज़ में। तो ये जो रिटेल इन्वेंट्री है ना, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप कॉस्ट में से क्या सेल्स वैल्यू में से क्या माइनस कर देते हो, जो भी आपकी मार्जिन परसेंटेज होती है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मेथड तो आपको पता ही है, फीफो वेटेड एवरेज बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग। नॉन हिस्टोरिकल मेथड दो तरीके के होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम नॉर्मल लेवल लेते हैं, तो इसमें हम बेसिकली जो भी फिक्स्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट होती है उसको लेते हैं। लेकिन ये जो नॉन हिस्टोरिकल है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो सेल्स वैल्यू होता है उसमें से मार्जिन परसेंटेज को माइनस कर देते हैं। और ये जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, ये जैसे मैंने कि अभी बताई दिया, ज्वेलरी और उसमें होता है। फिर उसके बाद में मटेरियल एंड अदर सप्लाईज जो कि हेल्प फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री। तो जब भी जो फिनिश गुड्स हैं, ये इसी का ही पार्ट है, ओके। जब भी मटेरियल्स और अदर सप्लाईज जो हैं वो हेल्प फॉर यूज है इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, तो इसमें ये है कि जब भी फिनिश गुड्स जो हैं वो कॉस्ट के ऊपर होते हैं, तो इसमें ना ये कहना चाह रहे हैं कि रॉ मटेरियल को आप कैसे वैल्यू करोगे, मटेरियल एंड अदर सप्लाईज जो कि आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन में। तो इसमें रॉ मटेरियल की बात हो रही है। तो रॉ मटेरियल में ये है कि अगर जो फिनिश गुड्स हैं वो सोल्ड हुई हैं एट या फिर अबव कॉस्ट, तो हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट। लेकिन अगर फिनिश गुड्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं एट एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो फिर रॉ मटेरियल को हम कैसे वैल्यू करते हैं, मेजर करते हैं एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज मेजर्ड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेजर्ड इज एनआरवी। सो बेसिकली इसमें क्या है मैं बताती हूँ। इसमें ये लोग ये कहना चाह रहे हैं, ये एक वर्ड यहाँ पे शायद खा गए हैं, लोअर, ठीक है। तो जब भी जो फिनिश गुड्स है वो अगर सोल्ड हुआ है एट या फिर अबव कॉस्ट, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम रॉ मटेरियल को वैल्यू कर देते हैं एट कॉस्ट। लेकिन अगर फिनिश गुड्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे मेजर हुआ है ना, सोल्ड हुआ है मतलब, तो फिर हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर एनआरवी, तो उसके लोअर पे हम लोग इसको वैल्यू कर देते हैं। फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इन्वेंट्रीज जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कंप्राइज कर रही हैं, जो कि एंटिटी ने हार्वेस्ट किया है फ्रॉम इट्स बायोलॉजिकल एसिड्स, तो इसको हम इनिशियली तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पे लेते हैं एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसे है तो वो इन्वेंट्री आपका, अगर जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वैसे तो आपका एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया, लेकिन जब वो प्रोड्यूस इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, हार्वेस्ट हो जाती है, तो फिर वो इकट्ठा एक बंच स्टॉक बन जाता है ना, तो ये बोल रहे हैं कि उसका इनिशियल रिकॉग्निशन आप कैसे करते हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। फिर इसके बाद में है न्यू असेसमेंट ऑफ एनआरवी। इसमें क्या है, और न्यू असेसमेंट इज मेड ऑफ एनआरवी इन ईच सब्सिक्वेंट पीरियड। हम हर सब्सिक्वेंट पीरियड में असेसमेंट करते हैं नए एनआरवी का। तो जब भी जो सर्कमस्टांसेज है दैट प्रीवियसली कॉस्ट इन्वेंट्रीज टू बी रिटन डाउन बिलो कॉस्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और वेन एवर देर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ एन इंक्रीज इन एनआरवी। तो जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि पहले तो क्या हो गई थी, इन्वेंट्रीज को आपको बिलो कॉस्ट करना पड़ा था,
ठीक है, वैल्यू करना पड़ा था, रिटन डाउन बिलो कॉस्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो जब भी ऐसे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं कि अब आपको इन्वेंट्री को लोअर ऑफ बिलो ऑफ कॉस्ट मतलब मेजर नहीं करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास में क्लियर एविडेंस है कि एनआरवी इंक्रीज होने वाली है, तो फिर जो भी अमाउंट रिटन डाउन होगा उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो ये वाला जो रिवर्सल है दैट इज लिमिटेड टू द ओरिजिनल राइट डाउन, ठीक है। फिर सेल ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या है, जब भी इन्वेंट्री सोल्ड हुई है तो जो भी कैरिंग अमाउंट होगा इन इन्वेंट्रीज का उसको हम एक एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। सो व्हेन इन्वेंट्रीज आर सोल्ड जो भी कैरिंग अमाउंट होगा उसको हम एक्सपेंस की तरह करेंगे। अगर एनआरवी कॉस्ट से कम में हुई है तो जो भी डिफरेंस होगा ना इन लोगों का मतलब एनआरवी और कॉस्ट का, तो जो डिफरेंस होगा एंड ऑल लॉसेस ऑफ इन्वेंट्री उसको भी हम एक्सपेंस की तरह करेंगे। एंड व्हेन इन लेटर ईयर एनआरवी इंक्रीज होती है तो वो जो डिफरेंस होगा उसको हम कॉस्ट to the extent of cost shall be recognized as reduction in amount of inventory recognized as an expense in the period in which the reversal occurs। तो जब लेटर ईयर में एनआरवी जो है वो इंक्रीज होती है तो जो डिफरेंस है ना तो वो हम टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट उसको हम रिकॉग्नाइज कर देंगे एज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज, और वो जो है जो हमने रिकॉग्नाइज किया था इन द पीरियड ऑफ विच द रिवर्सल अकर्स। फिर उसके बाद में कुछ डिस्क्लोजर्स हैं, तो ये डिस्क्लोजर्स में एनालिसिस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन्वेंट्रीज, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, देन एक्सपेंसेस के बारे में, सर्कमस्टांसेस के बारे में जिसकी वजह से रिवर्सल हो गया। तो रिवर्सल किस में होगा, अगर चेंज हो गई सिचुएशन, एंड जो कैरिंग अमाउंट है उसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर जो है आपका IND-AS 2 का कैप्सूल रिविजन जो है वो फिनिश हो गया है। अब आप एक काम कर सकते हो, जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस को देख लो। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स बनाए हैं, इससे काफ़ी कुछ कवर हो गया है। सो अब मैं वीडियोज को चेंज कर रही हूँ एंड नाउ आई एम पिकिंग अप अनदर IND-AS दैट विल बी IND-AS नंबर 102।